यस, हेलो एवरीवन। सो आज हम देख रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और कई दिनों से एक न्यूज चल रही है। देखो, इंडिया टॉप्स द प्लास्टिक पोल्यूशन रैंकिंग इन द वर्ल्ड। और वो ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट के अगर देखा जाए तो हमारा शेयर जो है वो 20% या 1/5 देखा गया है, जो कि कई ज्यादा है। और लास्ट कुछ अगर सालों की हम बात करें तो तब इंडिया का रैंकिंग 5-6 नंबर पे था, जहां से हम शार्पली इंक्रीज यहाँ पे दिख रहा है 2024 में। और वो इंडिया बन चुका है टॉप में, राइट। हमारे बाद आता है चाइना, यूएसए, ब्राजील, इंडोनेशिया। बट रिसेंटली हमारे रैंक्स एकदम बढ़ चुके हैं। उसके कारण क्या है वो आज हम इस सेशन में पूरा देखेंगे। सेकंड है कि हम ये देखने वाले कि आज इस पे सोल्यूशन क्या होंगे, इसमें वे फॉरवर्ड क्या होगा, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या कन्वेंशन है, ट्रीटीज है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो देखो, यही सिनारियो जब बन रहा था, इंडिया का पोल्यूशन जब बढ़ते जा रहा था, प्लास्टिक पोल्यूशन, तो यूएनईपी ने 2022 में ही एक एड्रेस किया था इंडिया को कि इंडिया को प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए। एंड इवन वर्ल्ड लेवल पे ऐसे एक ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रीटी हम करें कि जो पेरिस एग्रीमेंट, जो यूएनएफसीसीसी का पेरिस एग्रीमेंट की लेवल की एक ट्रीटी है, उस लेवल पे करें। और 2024 मतलब इसी साल आने वाले सीबीडी मीटिंग या यूएनएफसीसीसी की जो मीटिंग है, वहीं वहां पे कहीं ना कहीं इसके रिफ्लेक्शंस आपको दिखने वाले हैं। बट देखो, अब बात यह है कि जैसे मैंने एक फैक्ट आपको बताया कि लास्ट 5-10 सालों में इंडिया का रैंकिंग जो था वो अराउंड 5 to 6 नंबर पे था, जो एकदम से शार्पली हम देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर पे है। और आज भी अगर हम देखें कि पर कैपिटा जो प्लास्टिक यूज है इंडिया का, वो काफी कम है यूएसए के कंपैरिजन में। बट तभी भी उनका प्लास्टिक पोल्यूशन कम कैसा है? तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द रिसाइकलिंग। एंड वही रिसाइकलिंग को देख के ये मेम आप आराम से मतलब समझ सकते हो कि कंट्रीज आर मेकिंग रोड आउट ऑफ देयर प्लास्टिक वेस्ट, बट व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया इज मेकिंग द माउंटेन्स। मतलब कहीं ना कहीं हमारा रिसाइकलिंग फैक्टर जो है वो उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, या रिसाइकलिंग हमारा हो नहीं रहा है, सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट ही बढ़ते जा रहा है। तो आई होप सबको पता है कि प्लास्टिक वेस्ट क्या होता है, जिसमें वैरायटी ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स हो गए, जिसमें पैकेजिंग मटेरियल हो गए, बॉटल्स हो गए, प्लास्टिक बैग्स हो गए, या एनी काइंड ऑफ प्लास्टिक पॉलीमर्स कि जो प्राइमरी हो या सेकेंडरी भी प्लास्टिक हो, या मैक्रो प्लास्टिक हो या माइक्रो प्लास्टिक हो। मैक्रो प्लास्टिक मतलब जिनकी साइज थोड़ी सी ज्यादा बड़ी होती है, 5 mm से ज्यादा होगी, लार्ज पैक्स हो गए प्लास्टिक के, उसको मैक्रो कहते हैं। एंड माइक्रो मतलब क्या है कि जो 5 mm से अगर उनकी कम साइज होगी तो उसको हम कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक। ये हम चीज आगे भी देखेंगे। रही बात अभी इंडिया में जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में कौन है, तो दिल्ली सबसे टॉप कर रहा है, चेन्नई है, थर्ड इज मुंबई, बैंगलोर एंड हैदराबाद। मतलब इतनी बात तो समझ में आ रही है कि जहां पे मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, वहां पे सबसे ज्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन दिख रहा है, जिनको हम सो कॉल्ड कह भी रहे कि स्मार्ट सिटीज है, बट तभी भी यहाँ पे प्लास्टिक का इश्यू दिख रहा है। हाँ, बट एक है कि हम यहाँ पे केस स्टडी के तौर पे ले सकते हैं मुंबई को, जहां पे कुछ सालों पहले इंडिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन मुंबई में देखा जा रहा था। बट उन्होंने जैसे प्लास्टिक को बैन किया है, अच्छे लेवल तक उसको मॉनिटर भी किया है, इस वजह से अभी मुंबई का दिख रहा है थर्ड रैंक पे जा चुका है। बट दिल्ली में आज भी वो चीज नहीं दिख रही है। अब रही बात, एक और एक रिपोर्ट था, देखो, जनरल नेचर नाम से, तो जहां पे बताया गया था कि जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन में अगर कैटेगराइजेशन अगर हम करें, तो प्लास्टिक बैग से सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है। देन प्लास्टिक बॉटल जो सेकंड कैटेगरी में आता है, फूड कंटेनर्स, कटलरीज हो गए, रैपर्स हो गए, या सिंथेटिक रोप एक्सेट्रा है। अब इसमें प्लास्टिक बॉटल में भी और एक रिपोर्ट आया था कि देखो, जिसमें मैंने अभी बताया कि पेप्सिको है, या पार्ले है, कोको कोला है, या आईटीसी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, अगर प्रोडक्ट वाइज देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा पोल्यूट कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूसर्स है वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है कि अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, वो चीपर सेल करने के लिए उनका पैकेजिंग वो चीपर रख रहे हैं, मतलब प्लास्टिक को, और उसको एक बेसिकली हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे नहीं ले रहे, बस दे आर डंपिंग देयर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। बट उसके बाद उनके प्रोडक्ट डंप करने के बाद क्या होता है, ये हम इस पे सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं वो सब आगे देखेंगे। बाकी इंडिया अगर कुछ रिपोर्ट के तौर पे देखो, 2019 के बाद के मतलब जनरल एवरेज यही रिपोर्ट है कि 9.46 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एनुअली देखा गया है इंडिया में। देखो, 3 टाइम मल्टीप्लाई अगर हम कहें, 3 टाइम्स मोर प्लास्टिक 2025 आने वाले, मतलब 1-2 साल में ही हम देखने वाले हैं कि 3 गुना ज्यादा बढ़ने वाला है। 40% प्लास्टिक हमारा अनकलेक्टेड है, और लेस देन 1/10 मतलब सिर्फ 10% या 10% से भी लेस हमारा क्या होता है, रिसाइकल। तो आप ही बताओ कि क्यों प्लास्टिक के माउंटेन नहीं क्रिएट हो। तो यही अगर आप बाकी कंट्रीज का देखोगे
तो अराउंड 90% तक उनका रिसाइकलिंग है, और शायद ही 10% उनका अनकलेक्टेड होगा या नॉन रिसाइकल्ड होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि बेस्ट प्रोड्यूस बाय पर कैपिटा अगर देखें तो सबसे ज्यादा देखो यूपी में दिखेगा आपको, फिर ऐसे ही कुछ वेस्ट बंगाल भी टॉप में है, देन तेलंगाना है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, गुजरात है। सो दीज आर वन ऑफ द लार्जेस्ट पर कैपिटा अगर हम कहें प्लास्टिक पोल्यूशन में। इवन सीपीसीबी ने भी कुछ डेटाज यहाँ पे बताए हैं, फिक्की के भी कुछ डेटाज है कि इंडिया में प्लास्टिक पोल्यूशन काफी बढ़ने वाला है। एंड जैसे मैंने अभी बताया आपको कि यूएस के कंपैरिजन में बहुत कम है हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन, जैसे ओनली 11 kg या मे बी लेस देन दैट। बट यूएसए का आप देखो मोर देन 100 है, बट वही है, रिसाइकलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हम कंप्लीटली प्लास्टिक को देखो बैन करने की पूरी कोशिश करेंगे, बट और एक कोशिश या उससे भी ज्यादा एक कोशिश ये होनी चाहिए कि उसका रिसाइकलिंग कैसे करें या उसको सर्कुलर इकोनॉमी में कैसे लेके आगे। इन्हीं सभी पे हम आगे सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। बाकी फिर और एक वर्ल्ड में प्लास्टिक पोल्यूशन को लेके और एक फैक्टर्स हम या और एक एंगल हम चेक कर सकते हैं, जो कि ओशन में कौन मोस्ट पोल्यूशन करता है या ओशन में सबसे ज्यादा डंपिंग प्लास्टिक का किसका है, तो वो है चाइना, फिर इंडोनेशिया है, फिर फिलीपींस है। तो मतलब हम इस सेशन को सिर्फ इंडिया के तौर पे नहीं देखते, तो हम पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं कि वर्ल्ड में गार्बेज सबसे ज्यादा कौन करते जा रहा है। रही बात अभी जो भी डेटा हम थोड़ा फास्ट कवर करेंगे, आपको बस अच्छे से सुनना है, और जो भी डेटा होगा, जो भी नोट्स होंगे, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, सुमित सर नोट्स टेलीग्राम चैनल, जहां पे फाइल सेक्शन में जाके आप ये नोट्स बाद में डाउनलोड कर सकते हैं। इवन फॉर द सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज द कोड सुमित के लिए। आज लास्ट डे है जहां पे आपको ओनली 24,999 में आपको पूरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन होगा, जिसमें डिफरेंट प्लस कोर्सेस वगैरह हो गए या कंप्लीट एक्सेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एंड अलॉन्ग विद द जीएस प्लस टेस्ट सीरीज ऑल्सो। सो यू कैन यूज दिस कोड सुमित के लिए। एंड इवन कई लोगों की देखो थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं या वन टाइम इतना पे नहीं कर सकते, तो अन अकेडमी की तरफ से बहुत ही मतलब अच्छे से आपको कुछ ऑफर्स है कि जो नो कॉस्ट ईएमआई लेवल पे भी होगी, कि जहां पे कोई ईएमआई का कॉस्ट नहीं होगा, एंड आप मिनिमम प्राइस पे, मंथली प्राइस पे आप इसको परचेस कर सकते हो। तो जरूर इसका बेनिफिट लीजिए। बाकी अभी हमारा कोर्स वगैरह स्टार्ट होने वाला है फिजिकल ज्योग्राफी पे, तो वहां पे अन अकेडमी पे जाके अगर मेरी प्रोफाइल आप चेक करते हो, तो वहां पे आपको डिफरेंट कोर्सेस मिल जाएंगे। तो जो बैचेस स्टार्ट होने वाली है वो आने वाले 2 दिन में ही स्टार्ट होगी, तो जरूर इसको अलग अलग बैचेस है वहां पे आप चेक कर सकते हो, जैसे पाथवे बैच है, लिबर्टी बैच है, आनंद बैच है। अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस यू कैन ज्वाइन द बैचेस। बाकी और इन्फॉर्मेशन हम आगे देखते हैं। तो देखो रिपोर्ट्स पे आते हैं फिर से। तो जैसे हमने देखा कि वर्ल्ड लेवल पे इंडिया टॉप बन चुका है, वर्ल्ड का 20% ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन इंडिया में देखा जा रहा है। बट उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि ओशन में जो डंपिंग हो रहा है प्लास्टिक का, उसमें चाइना कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो ओवरऑल हमें सभी डेटा देखने चाहिए। इवन देखो यूएनईपी के द्वारा ये भी बताया गया था कि अराउंड ग्लोबल प्लास्टिक प्रोडक्शन जो कितना है, मतलब काफी ज्यादा दिख रहा है, 380 मिलियन टन है। प्लास्टिक एंटरिंग ओशंस एनुअली 8 मिलियन टन है। रिसाइकलिंग रेट इज ओनली, वर्ल्ड का एवरेज देखा जाए तो 10% है। मतलब वर्ल्ड में एवरेज आउट अगर हम करें तो हमारे इंडिया जैसी हालत है कि 10% ही कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, रिसाइकिल हो रहा है। देन मरीन डेब्री, ये सबसे बड़ा इशू है। मैं क्यों चाइना का डेटा दे रहा हूं या फिर प्लास्टिक मरीन पोल्यूशन के बारे में क्यों बता रहा हूं, ये आगे आपको समझ में आ ही जाएगा। जिसमें हम बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, ये थोड़ा एनवायरमेंट का डेटा भी कलेक्ट करेंगे। तो नेशनल ज्योग्राफिक नाम से एक जो डेटा निकलते हैं, या उस चैनल के द्वारा भी कुछ ऑब्जर्वेशन किए गए हैं, तो लगभग उन्होंने भी वही बताया कि 91% इज नॉट रिसाइकल्ड, मतलब सिर्फ वही हुआ कि 9% ही रिसाइकल हो रहा है। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज इज 1.8 ट्रिलियन पीसेस, मतलब वो तो सैचुरेशन में बढ़ते जा रहे हैं, वो भी हम आगे देखेंगे क्या है। कि जैसे यू नो दैट कि ये जो करंट्स होते हैं, ओशन करंट्स, तो ओशन करंट्स में सबको पता है एक गायर क्रिएट होता है, जिसको हम ओशन गैस भी कहते हैं या सी गैस कहते हैं, कि जहां पे इक्वेटोरियल करंट्स होगी, या अगेन मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे कुछ ओशन करंट्स होती है। तो करंट्स मतलब क्या है कि जो सरफेस पे वाटर फ्लो होता है। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे चाइना कुछ डंप कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इन करंट्स जहां पे आके स्टेबल होती है, तो वहां पे वो जमा होते जा रहा है। तो ऐसा ही जो पोल्यूशन है, वो 2 लोकेशंस पे सबसे ज्यादा देखा गया है सैचुरेशन में। वो है कि ईस्टर्न पैसिफिक गार्बेज, जो कि यूएसए के एग्जैक्टली वेस्ट में है, एंड वेस्टर्न पैसिफिक गार्बेज, जो कि जापान के थोड़ा ईस्ट की तरफ है।
लिटरली आप ये पिक्चर देख सकते हो, ये रियल पिक्चर्स उस रीजन के है कि जहां पे एक ही जगह पे पूरा प्लास्टिक जमा होते जा रहा है, एंड विच इज अबाउट 1.8 ट्रिलियन का जितना वेट हम कहते हैं। तो पीस देखो, 6 लाख स्क्वायर माइल्स इतना एरिया है कि जहां पे प्लास्टिक जमा होते जा रहे हैं, और मोर देन 700 स्पीसीज वहां से अफेक्ट हुए, या सी टर्टल से, सी बर्ड से ये नेट्स में ना अटक के उनकी डेथ हो जाती है। मतलब पूरी इकोसिस्टम यहाँ पे कोलैप्स होती जा रही है। एंड जबकि पैसिफिक इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, है ना, ओशन, जहां पे ऑब्वियसली मरीन इकोसिस्टम सबसे लार्जेस्ट होगी, वहां पे एक ऐसे कुछ इंपैक्ट देखे जा रहे हैं। तो देखो, इसमें और एक रिस्पॉन्सिबल थिंग है कि देखो, जैसे हमने देखा मैक्रो प्लास्टिक एंड माइक्रो प्लास्टिक। तो माइक्रो प्लास्टिक देखो, मैक्रो प्लास्टिक मतलब द लार्ज प्लास्टिक, राइट, एंड माइक्रो प्लास्टिक मतलब वेरी स्मॉल प्लास्टिक। अब ये जो हम पिक्चर्स में देख रहे हैं, दिस इज द मैक्रो प्लास्टिक की, जो लार्ज लेवल पे दिख रहा है कि नेट से कुछ बॉटल्स होगी, या रैपर्स हो गए, या प्लास्टिक बैग्स होगी, जो हमें दिख रहा है एटलीस्ट। बट ऐसा भी कुछ प्लास्टिक होता है कि जो हमें उतना इजीली विजिबल नहीं होता, उसको हम कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक विच इज लेस देन 5 mm। अब इसके भी दो तरीके हैं, मतलब ये एनवायरमेंट में किस प्रकार से डिस्पोज होता है, या एनवायरमेंट में कैसे डंप हो रहा है। तो इसके दो पैटर्न है। माइक्रो प्लास्टिक दो प्रकार है, एक है प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक एंड एक है सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक। तो प्राइमरी में क्या होता है कि जो ओरिजिनल ही सोर्स वाइज ही अगर देखा जाए तो माइक्रो लेवल पे है, जहां पे आपके कॉस्मेटिक्स वगैरह होते हैं, या स्क्रबर्स है, फेस वॉश है, जहां पे एकदम माइक्रो लेवल पे है, मतलब प्रोडक्ट में ही ये माइक्रो प्लास्टिक है। तो ये इनको हम कहते हैं प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक। एंड सेकेंडरी मतलब कौन से हो गए कि जो पहले मैक्रो थे, मतलब बड़े प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक बैग्स है, नेट्स है, या फिर बॉटल्स है। ओवर द टाइम इनका वेदरिंग होता है, इरोजन होता है, और यही स्मॉल फ्रैगमेंट में ब्रेकडाउन होता है, इरोड होता है, और इनका फिर माइक्रो बन जाता है। तो देखो, जब कोई मैक्रो प्लास्टिक है, एटलीस्ट हम उसको कलेक्ट तो कर सकते हैं क्योंकि दिख रहा है, बट इतने माइक्रो लेवल पे अगर प्लास्टिक बन जाए, चाहे सेकेंडरी तरीके से हो या प्राइमरी तरीके से हो, तो वो बायो एक्यूमुलेशन में आता है, और फिर उसको कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इतने माइक्रो प्लास्टिक को हम कैसे एग्जैक्टली कलेक्शन में लेके आ जाए ना। और यही फिर बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन में चला जाता है, जो डिफरेंट फिश के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, राइट, और फिर वही हम हमारे द्वारा भी कंज्यूम होता है। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे देखो, इसका इम्पैक्ट क्या है, फिर अगर चाहे माइक्रो प्लास्टिक हो, मैक्रो प्लास्टिक हो, तो क्या एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले तो इट इज डैमेजिंग द एंटायर मरीन इकोसिस्टम। अब समझ लो कि एक छोटी नॉर्मल फिश है, उसको बड़ी फिश कंज्यूम कर रही है, और सबसे ऊपर के लेवल पे हम अगर कहें टारगेट करें कि कोई व्हेल को टारगेट करते हैं ना, तो यही अगर व्हेल ही खत्म हो जाती, जिसको हम कीस्टोन स्पीसीज कहते हैं, तो पूरी एंटायर इकोसिस्टम डैमेज होगी। तो जैसे व्हेल खत्म होती है, तो फिर इसका इम्पैक्ट कोरल्स पे भी होगा, इसका इम्पैक्ट प्लैंक्टन्स पे भी होगा, और ये कोरल प्लैंक्टन खत्म हो जाते हैं तो CO2 सिंक खत्म, और फिर ग्रीन हाउस गैस बढ़ने लगी। मतलब समझ में आ रहा है कि जहां पे हम देख रहे सिर्फ मरीन इकोसिस्टम को, बट उसके इम्पैक्ट ग्रीन हाउस गैसेस पे भी है, या पूरे इकोसिस्टम पे है। इवन हमारी फूड सिक्योरिटी भी धोखे में आ सकती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं फिश को कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, और जो अब न्यूट्रिशन ले भी रहे आज के डेट में, तो उसके अंदर भी प्लास्टिक है। तो बेसिकली वो भी हम अगर खा रहे हैं, तो उसके इम्पैक्ट अलग से। तो हमारे हेल्थ इम्पैक्ट्स हो, या फिर प्लास्टिक के इकोसिस्टम एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट हो, इवन क्लाइमेट चेंज से भी इंटरलिंकिंग इनका ब्रॉड एंगल से, ब्रॉड पर्सपेक्टिव से हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ स्टडीज हुए भी है, ऐसे नहीं कि ह्यूमंस में माइक्रो प्लास्टिक अगर कंज्यूम होता है तो इसका क्या लेवल तक इम्पैक्ट हो सकता है। क्या ये सिर्फ स्टमक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? नो। तो देखना, कुछ स्टडीज हुए थे, तो उसके अकॉर्डिंगली ऐसा देखा गया था, मतलब नेदरलैंड बेस्ड कुछ रिसर्चर्स थे, कि यहाँ पे जो प्लास्टिक एनी वे से हो, मतलब इन्होंने कुछ 22 लोगों को स्टडी किया था, और कुछ चिल्ड्रंस को स्टडी किया था। उसमें से देखो, नेदरलैंड की मैं बात करूं, इंडिया में तो हालत बहुत ही खराब होगी, क्योंकि नेदरलैंड जैसे कंट्री या यूरोपियन कंट्रीज में एटलीस्ट प्लास्टिक का यूज थोड़ा कम होता है। इंडिया में देखा जाए तो कंपैरेटिवली ज्यादा हो, राइट। तो तभी भी वहां के पानी, मतलब वहां के पानी में देखा जाए, या फूड कटलरीज, मतलब फूड जो होता है वो कटलरी में स्टोर करने से होगा, या पैकेजिंग में होगा, या ड्रिंक्स होते कुछ, तो इनके हैबिट ऐसे थे कि ये, है ना, मोस्टली प्लास्टिक को यूज कर रहे थे। उसमें से 17 लोगों के ब्लड में क्या मिला है? माइक्रोप्लास्टिक। इवन बेबी जो मिल्क पीते हैं, तो उनके सिपर्स में कहीं ना कहीं प्लास्टिक यूज होता है, और उसको च्यू करने से भी क्या होगा कि फिर उनके बॉडी में भी हम देख रहे हैं प्लास्टिक जा रहा है।
अब इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो गए, तो आप आराम से देख सकते हो कि देखो ये इतना माइक्रो लेवल पे कि इस हमारे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड वेसल्स में तक जा सकते हैं माइक्रोप्लास्टिक, और इससे क्या होगा, ब्लड का फ्लो कम होगा या ब्लड का फ्लो अफेक्ट हो सकता है, और ब्लड का फ्लो अगर अफेक्ट हुआ तो यू नो दैट हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक्स भी आ सकता है। तो बिकॉज है ना, देखो मेम्ब्रेन ऑफ रेड आरबीसीज एंड मे लिमिट देयर एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन एंड रिजल्टेंट इसके इम्पैक्ट हार्ट स्ट्रोक्स वगैरह में हो सकते हैं। मतलब इतने लेवल तक अभी प्लास्टिक देखा जाता है। इतना ही नहीं तो देखो ओवरऑल इकोनॉमिक लॉसेस भी हो सकते हैं कोई कंट्री को, कि जहां पे फिश का प्रोडक्शन कम हुआ तो वो एक इम्पैक्ट होगा, है ना। फिर उसके बाद उसको कलेक्ट करना है, अगर ऐसे डंप होते रहा एनवायरमेंट में तो उसके कलेक्ट करने के लिए भी कॉस्ट लगेगी, तो वो इकोनॉमिक कॉस्ट है। इम्प्लीकेशन फॉर एनिमल्स तो हमने देखा, ह्यूमन हेल्थ देखा, लैंड पोल्यूशन भी हो सकता है, क्योंकि वाटर जितना भी सरफेस वाटर, जितना अच्छा सोर्स अवेलेबल वाटर है वो भी खराब होते जाएगा, सॉइल खराब होते जाएगी, राइट। उसके बाद इवन ग्राउंड वाटर भी डिप्लीशन, या ग्राउंड वाटर नॉट डिप्लीशन बट ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, पोल्यूशन हम कह सकते हैं, वहां पे भी माइक्रोप्लास्टिक अफेक्ट कर सकता है। इवन वाटर पोल्यूशन होगा, या फूड चेन कंप्लीट इंटरफेस हो रही है, पुअर ड्रेनेज सिस्टम, इवन इससे फ्लड भी कॉज हो सकता है, क्योंकि क्योंकि जितना ड्रेनेजेस वगैरह प्लास्टिक से ब्लॉक होती रहेगी, उतना वाटर फ्लोइंग कैपेसिटी जो ड्रेनेज की है उतनी नहीं रहेगी और फ्लड होगा बेसिकली, राइट। तो अर्बन एरियाज में फ्लड का वन ऑफ द रीजन भी हम ये कह सकते हैं कि दैट इज प्लास्टिक वेस्ट, डंपिंग ऑफ द प्लास्टिक। तो क्या इंडिया में इसके रिलेटेड कुछ है, जैसा अभी हमने देखा, अब और क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये तो हो गए कुछ कारण, ये या इम्पैक्ट हम कह सकते हैं। अब रीजन फॉर हाई प्लास्टिक पोल्यूशन इन इंडिया, व्हाट इज द रीजन एग्जैक्टली। तो कारण में देखो, एक तो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पैकेजिंग इंडस्ट्री काफी बढ़ते जा रही है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री काफी बढ़ते जा रहे हैं, और जिसमें इजियर वे से प्लास्टिक को यूज किया जाता है। कि जैसे कोई भी अगर हम देखते हैं 10 साल पहले की बात है, कि जहां पे नॉर्मली एक या दो कंपनी वेल नोन होती थी, कि जहां पे चिप्स की कंपनीज हो या कोई कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनी। आज मार्केट में इतने सारे कोल्ड ड्रिंक्स के कंपनीज है, एंड इतने सारे चिप्स के कंपनीज है, इतने सारे जूस के कंपनीज है, और हर एक प्रोडक्ट लगभग कहीं ना कहीं प्लास्टिक में स्टोर हो रहा है, पार्शियली हो या कंप्लीट प्लास्टिक में। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या रैपिड अर्बनाइजेशन, ये पहला द मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है। राइजिंग यस कंज्यूमराइजेशन लीडिंग टू हायर प्लास्टिक यूज, मतलब बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स अब इसको यूज भी कर रहे हैं। और देखो, ऐसा नहीं कि प्लास्टिक को हम कंप्लीटली अब धीरे धीरे तो बैन कर रहे हैं, कुछ लॉज एंड एक्ट्स वगैरह हम आगे देखेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसका मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में उतना अच्छा नहीं है जितना यूज अच्छा हम देख रहे हैं। इनफॉर्मल वेस्ट कलेक्शन दिख रहा है हमें, अनसेग्रीगेटेड वेस्ट दिख रहा है कि सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है। जैसे कुछ कैटेगरीज में सॉलिड वेस्ट को हम सेग्रीगेट करनी चाहिए, जैसे वेट कैटेगरी होती है, ड्राई कैटेगरी होती है, एंड डोमेस्टिक हजार्डस। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंडर 3 कैटेगराइजेशन, जिससे कचरे को अगर आप ना, सॉलिड वेस्ट मतलब जिसमें प्लास्टिक भी आएगा, कि जहां पे प्लास्टिक, अगर ड्राई वेस्ट को आप अलग से करोगे तो फिर वो उसका रिसाइकलिंग अच्छे से बन पाएगा। अगर हम गीला कचरा सूखा कचरा एक साथ ही देते हैं तो फिर वो डंप साइट में जाएगा और वैसे ही वहां पे डिग्रेड होते रहेगा, उसका माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्जन। एंड लैक ऑफ अवेयरनेस एजुकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम देखते हैं रेलवे से कोई लोग जा रहे हैं, है ना, जो उतने एजुकेटेड नहीं है या कुछ एजुकेटेड भी है, दे आर नॉट सीरियस अबाउट एनवायरमेंट, कि इस प्लास्टिक को फेंकने से उसकी लाइफ 200-300 साल की उसकी लाइफ होती है, और धीरे धीरे वो डिग्रेड होते जाएगा, एनवायरमेंट में वैसे ही रहे। तो इसको फेंकने से हमारे एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट हो गया, आने वाले जनरेशन पे क्या इंपैक्ट हो गया, इसका एजुकेशन आज इंडिया में ना के बराबर है, राइट। तो वो हमें कहीं ना कहीं देखना होगा, कि लोगों को एजुकेट करें, लोगों को सच में बताएं। जैसे हम फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं कि वो एक रैपर तक नीचे नहीं डालते, मतलब वो जितना हो सकता है उतना, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज आर वेरी अवेयर अबाउट दिस फैक्टर। तो वो हमें ध्यान रखना होगा कि कैसे हम प्लास्टिक को वेल डिस्पोज ऑफ करें, या रिसाइकलिंग में कैसे लेके जाए। देन आफ्टर दैट देखो, अभी कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज देखते, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है, कि जैसे हमने 2016 में, या इसके पहले भी वैसे देखा जाए तो उसके पहले भी कुछ रूल्स लेके आ गए थे, वो सब हम आगे देखेंगे। बट 16 में एक्चुअल प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स आए थे। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट हुआ, 18 में हुआ, 22 में हुआ, वो भी हम आगे एकदम इन शॉर्ट में देखेंगे। ईपीआर फैक्टर एक आया था, एक्सटेंडेड प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी हम आगे देखेंगे क्या है। बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक हमने किया था सेवरल स्टेट्स में। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, ये भी हम चला रहे हैं। बस वही की इम्प्लीमेंटेशन इन सबका ठीक हो, दैट्स ऑल। एंड बाकी फिर
अगर वर्ल्ड में कुछ ट्रीटीज जहां पे इंडिया का कुछ कमिटमेंट है तो यस, बसेल कन्वेंशन नाम से एक आता है हजार्डस वेस्ट के बारे में, वो भी हम आगे देखेंगे। एंड यूएनईपी में हमारा पार्टिसिपेशन, या इस बार अभी जो मीटिंग होने जा रही है 24 में, वहां पे भी हम देखेंगे इंडिया ने क्या कहा। तो देखो कि जैसे 2016 में हमने देखा कि जो मेन रूल आया था, इसके पहले भी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल और इसका एक डिटेल लेक्चर लिया है। तो 1999 में रिसाइकल प्लास्टिक नाम से एक कंसेप्ट आई थी इंडिया में कि जहां पे रिसाइकल प्लास्टिक को हम यूज करेंगे। फिर 2011 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स आए थे कि जहां पे थोड़ा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बोला गया था, बट एक्चुअल में 2016 में इस पे स्ट्रिक्ट रूल्स आए थे कि जहां पे बताया गया था कि थिकनेस कितनी होनी चाहिए, फिर मिनिमाइज करो आप प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन को ही मिनिमाइज करो, इंश्योर करो सेग्रीगेशन, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल में बताया कि गीला कचरा सूखा कचरा है ना, इसको सेग्रीगेट करो अच्छे से, फिर ग्राम पंचायत का भी इंक्लूजन करके लो। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि थिकनेस पे हमने काम किया। देखो जितनी ज्यादा थिकनेस उतना उसका डिग्रेडेशन लेट होगा, उतना उसका माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्जन लेट होगा, और तब तक हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। जितना पतला प्लास्टिक होगा वो कुछ ही एक दो साल में इतना डिग्रेड हो जाएगा, फिर उसको कलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, राइट। इसलिए हम क्या करते हैं, थिकनेस बढ़ाते हैं। यही थिकनेस आगे चल के अभी 120 माइक्रॉन तक भी चली जाती है, वो हम आगे देखेंगे। बट 2018 का देखो रूल आया था जहां पे और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है ईपीआर फैक्ट। जैसे मैंने बताया कि पहले कुछ डेटा आपको दिखा है, पेप्सिको है, आईटीसी है, या और भी जो कोको कोला वगैरह ब्रांड्स है, या इवन बिस्लरी के ब्रांड्स है, वो क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और ये 20 रुपए में बॉटल मार्केट में डंप कर देते हैं। और प्लास्टिक की कॉस्ट इनको प्रोडक्शन में तो बहुत कम आती है, बट जब ये एनवायरमेंट में डंप होता है तो इसको कलेक्ट करने के लिए तो और भी प्राइस लगती होगी, या इसका एनवायरमेंट पे ह्यूज लेवल पे इम्पैक्ट है। तो अब ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं। अभी तक क्या था, म्युनिसिपैलिटी हैंडल कर रही है, सब कलेक्शन कर रही है, या कंज्यूमर की मतलब ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो वहां पे ये करे, सेग्रीगेशन करे या फिर उसको डिस्पोज करे। बट अब इन्होंने क्या कहा कि प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना आप प्लास्टिक बना रहे हो उतना आप रिकलेक्ट करने की कैपेसिटी रखो। जैसे एक डिस्टिलरी कंपनी अगर 100 टन का यूज करती है हर साल, तो उतना 100 टन की एटलीस्ट 90% 100% तक वो रिकलेक्ट करे। अगर नहीं करता है तो 2021-22 में उन्होंने क्या किया था कि पोल्यूटर पे प्रिंसिपल भी लेके आया कि अगर नहीं कलेक्ट किया तो फिर आपको क्या करना होगा, इसको पे करना होगा, जितना आप नहीं करोगे उसका उतना पे करना होगा। एनीवेज, तो उसके बाद देखो 2018 में और एक चीज आई थी, मल्टी लेयर प्लास्टिक जो होता है उनको फेज आउट करना, क्योंकि इनका कलेक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कोई टेट्रा पैक है, इसमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं, अब कौन जो प्लास्टिक रिसाइकल कंपनी की उसको अलग करे, इन सबको उतना देखते नहीं। तो फिर अब कलेक्शन में ऐसा देखा जा रहा था कि जब कुछ कंपनीज कलेक्ट करती है प्लास्टिक को जो एनवायरमेंट में है ना, तो अब ये प्लास्टिक को वो क्या कर रहे हैं कि नॉन रिसाइक्लेबल है, और इतना बहुत ही ज्यादा मतलब ये क्रिटिकल बन जाता है उसका रिसाइकलिंग करना। तो इसलिए ये फिर क्या करते हैं कि प्लास्टिक जो यूनिफॉर्म फॉर्म में है, मतलब एक सिंगल, जैसे कि प्लास्टिक बैग है, सिंपल है ना, प्लास्टिक बॉटल है, उसको ही कलेक्ट कर। तो इसलिए ये फैक्टर्स फिर बाद में मल्टी लेयर प्लास्टिक को हमने धीरे धीरे 2018 में बैन करने की कोशिश की। फिर 2021 आता है, 2021 में हमने देखा कि जो 50 माइक्रॉन था वो 75 माइक्रॉन करना था 2021 तक, एंड 2022 तक हमने 120 माइक्रॉन, जिसमें थिकनेस हम बढ़ा रहे हैं प्लास्टिक की। देखो प्लास्टिक यूज तो होगा, बट उसका थिकनेस बढ़ते जा रहा है। और ऐसे प्लास्टिक के जो सिंगल यूज है, मतलब एक ही बार यूज करते हैं हम, फेंक देते हैं, राइट। तो ऐसा 2022 से हम क्या करने वाले थे, ये बैन करने वाले थे। सो उसके बाद कुछ कैटेगराइजेशन भी होता है कि कुछ अलाउड है तो किस लेवल पे अलाउड है, या कुछ कैटेगराइजेशन किया इंडिया ने कि कैटेगरी 1 मतलब रिजिड प्लास्टिक है जो कि रिसाइकल हो सकता है। देन उसके बाद कैटेगरी 2 है फ्लेक्सिबल प्लास्टिक या सिंगल लेयर प्लास्टिक जिसको हम कहते हैं। या इसमें ऐसा होगा कि इसका प्रोड्यूसर पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्योंकि वो उतना रिसाइक्लेबल नहीं होगा या हार्ड टू कलेक्ट होगा। फिर मल्टी लेयर प्लास्टिक, जिसको तो हम बाद में बैन ही करने वाले थे। देन आफ्टर दैट आता है प्लास्टिक शीट्स और लाइक यूज्ड फॉर पैकेजिंग, जैसे हम देखते हैं कि सेफ्टी पैकेजिंग के लिए। फिर कैटेगरी 4 उसमें बताता हूँ। तो ऐसे 4 कैटेगरीज किए थे, बस नॉर्मली पता रहने दो कि पहला है रिजिड प्लास्टिक, सेकंड है फ्लेक्सिबल प्लास्टिक, थर्ड है मल्टी लेयर प्लास्टिक, एंड फोर्थ इज प्लास्टिक शीट्स लाइक यूज। तो अब 2021 में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि कौन सा फैक्टर आया था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो 2018 में, सॉरी,
2018 में हमने देखा कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी एपीआर फैक्टर, तो यही एपीआर फैक्टर को इन्होंने क्या किया कि अब लोग तो मतलब कंपनी जो है इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डाल दी, बट ये कलेक्ट नहीं कर रहे। तो फिर अभी इन्होंने क्या लिखे आगे कि एनवायरमेंटल कंपेंसेशन, मतलब जैसे पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, जो टारगेट कंप्लीट करते हैं उनको उतने क्रेडिट्स मिलेगी जितना उन्होंने प्लास्टिक यूज किया है, तो उसका क्रेडिट उनको मिलेगा, मतलब बेसिकली उनको कोई पे करने की जरूरत नहीं है। बट जिन्होंने अगर अपना टारगेट ओनली 50% ही अगर अचीव किया तो उनको 50% जो एक्स्ट्रा है उसका पे करना पड़ेगा। एंड इट विल वर्क ऑन द सेम मॉडल ऑफ कार्बन क्रेडिट कंसेप्ट, कि जो कार्बन क्रेडिट या कार्बन मार्केटिंग इमिशन ट्रेडिंग मार्केट जो पेरिस एग्रीमेंट में आया था उस लेवल पे ये काम करेगा। तो जितना आप कम रिकलेक्ट करोगे उतना आपको एक्स्ट्रा पे करना, सो दैट टाइप ऑफ थिंग। और देखो कैटेगरीज, मतलब टोटल 7 कैटेगरीज आते हैं प्लास्टिक की, हो सके तो ये जरूर पढ़ना, क्योंकि यूपीएससी ने 2022 में क्वेश्चन काफी डिटेल में पूछा था कि बायोस्फिनॉल ए क्या है। इसके जैसे ही और 2-3 क्वेश्चन लास्ट 5 साल में दिखे हैं, और वो किस कैटेगरी में आते हैं, जैसे लो डेंसिटी पॉलिथिलीन है, पॉलीकार्बोनेट है, पॉलिथीन टेट्रा टेराफ्थलेट है, या पॉलीविनिल पीवीसी जो होता है। तो ये सब क्या है कि देखो ये कैटेगराइजेशन है। कैटेगरी 1 पीईटी है जो आजकल वाइडली यूज होता है, एचडीपी है, हाई डेंसिटी पॉली इथिलीन है, पीवीसी है जो पाइप्स में अगर यूज किया जाता है, देन एलडीपी है, देन पॉलीप्रोपिलीन है, पॉलीस्टीरीन है, एंड अदर कैटेगरी। अब इसमें से जो मोस्टली रिसाइकल्ड है वो है 1, 2 एंड 5, जैसे पॉलीप्रोपिलीन, एचडीपी मतलब हाई डेंसिटी होता है, एंड पीईटी पॉलीथीन टेरेफ्थेन, मोस्ट अपने बॉटल्स या जो होती है वो पीईटी के कैटेगरी में आते हैं। एंड पीवीसी जो होता है वो थोड़ा लेस रिसाइकल्ड होता है, और इसके हेल्थ पे भी इम्पैक्ट हो सकता है अगर कोई पाइप्स वगैरह में डिग्रेडेशन आता है, और वो पानी में अगर या किसी में भी कंटामिनेशन में आता है तो पीवीसी इज नॉट गुड फॉर, इसलिए ड्रिंकिंग वाटर में जो पाइप्स होती है हमारी यूज करते हैं तो वो पीवीसी की नहीं होनी चाहिए। तो देखना 1 to 5 इज अ गुड कैटेगरी, पीईटी, देन एचडीपीई एंड पॉलीप्रोपिलीन। बट जो 3-4 है, पीवीसी, लो डेंसिटी, 4 मतलब लो डेंसिटी, पीएस मतलब पॉलिस्टीरीन, एंड 7 मतलब अदर, जिसमें अभी हमने देखा ना बीपीए उसमें ही आता है, वो 7th कैटेगरी अदर कैटेगरी में। तो दिस आर नॉट दैट मच गुड, तो ये हमारी गवर्नमेंट को कम करने होंगे। फिर बाद में गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में वही कौन से है, स्वच्छ भारत मिशन हमने देखा, फिर लंदन कन्वेंशन है, इंडिया प्लास्टिक पैक्ट है, फिर प्रोजेक्ट रीप्लान नाम से आता है। हो सके तो इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के एटलीस्ट बेसिक बेसिक कुछ पढ़ना, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं कि हम पूरा डिटेल में देखते बैठे, बट वो जरूर आप उसका अ, एक बेसिक शॉर्ट नोट्स भी अगर इनके सब बना पाओ तो बेटर होगा। देन सीपीसी भी इंडिया में है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में अगर जो भी पॉलिसी मेकिंग वगैरह होगा तो मोस्टली सीपीसीबी के द्वारा वो हैंडल किया जाएगा, राइट। एंड बाकी स्वच्छ भारत मिशन वगैरह है, इंडिया प्लास्टिक पैक्ट है, फिर उसके बाद फर्स्ट प्लास्टिक पैक्ट वाज लॉन्च इन द यूके इन 2018। तो ऐसे प्लास्टिक के पैक्ट है जहां पे हम मतलब साथ ही कलेक्शन करेंगे, उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, और उसका रिसाइकलिंग कैसे कर सकते हैं उस पर काम। फिर आता है देखो यूएन प्लास्टिक कलेक्टिव, जहां पे देखो वॉलंटरी इनिशिएटिव है लॉन्च बाय द यूएनईपी इंडिया, सीआईआई एंड डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया। तो ऐसे प्लास्टिक पैक वगैरह जो होते हैं वो भी आपको चेकआउट करना है। फिर गो लीटर नाम से कैंपेन है, ग्लोबल टूरिज्म प्लास्टिक इनिशिएटिव्स है। सो दीज आर सम ऑफ द प्लास्टिक इनिशिएटिव्स। सो प्लीज बाद में इसको आप आराम से देख के कवर कर लें। बाकी अब इसमें चैलेंजेस क्या है कि इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर इंडिया, कि उतना रिसाइकलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर आज नहीं है, उतना उसमें एंटरप्रेन्योरशिप हमें कम दिख रही है रिसाइकलिंग को लेके, स्क्रैप जो होते हैं उसको रिसाइकिल करने के लिए। फिर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट एंड लोकल सिस्टम दिख रहा है, लिमिटेड पब्लिक अवेयरनेस है, पार्टिसिपेशन, वेस्ट सेग्रीगेशन, मतलब उतने लोकल जो लेवल पे गवर्नमेंट है वो उतना इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, और कहीं ना कहीं लैक ऑफ एजुकेशन भी हम देख रहे हैं। एनफोर्समेंट पॉलिसीज इज वीक एंड इनकंसिस्टेंट ऑल्सो। सो इसी कारण से हमारा है ना पोल्यूशन बढ़ा है, बट कुछ लेवल पे हम लोकल एग्जाम्पल अच्छा दे सकते हैं, कुछ केस स्टडीज हमारे पास है। तो देखो यहाँ पे हिमालय में ही हम देखेंगे, सो कुछ वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह मतलब स्कूल की इनिशिएटिव्स के द्वारा किया गया था, मतलब एक क्लीन अप कैंपेन चला गया था कि जहाँ पे है ना 5 अक्रॉस 9 माउंटेन स्टेट्स जो है वहां पे ये कलेक्ट किया जाएगा, जिससे हिमालय के रीजन्स में पोल्यूशन ना हो। तो ऐसी केस स्टडीज यूज करो, और वो लोग वहां पे 6 साल से है ना कहीं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी
ना इस फैक्टर को मोर प्रिसाइजली फोकस करने की मांग कर रहा है। इवन इंडिया में देखो एक और मेथोडोलॉजी प्रोसेस फ्लो क्रिएशन ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन इमिशन इन्वेंटरी जैसे वर्ल्ड लेवल पे यूज किया जाता है। तो वो है कि स्पेशो टेम्पोरल क्वांटिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन ओरिजिन एंड ट्रांसपोर्ट मॉडल है, स्पॉट नाम से एक मॉडल है। तो आज सबको असाइनमेंट है कि एक स्पॉट मॉडल क्या है, वो जरूर देखें, हो सके तो उसकी डिटेलिंग करें, और ये ग्लोबल मॉडल्स हमारे इंडिया में भी हम कैसे वर्क कर सकते हैं वो एक आपको दिख रहा है। बाकी वे फॉरवर्ड में वही है कि बेस्ट प्लास्टिक मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के वो अडॉप्ट करें इंडिया। मुंबई प्लास्टिक बैन जो ड्राइव चल रहे थे वैसे ही अदर सिटीज में करें, क्योंकि सिटीज आर द मेन सोर्स ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। फिर उसके बाद केरला में हरिता केरलम इनिशिएटिव चला था, उस जैसा कुछ इनिशिएटिव हम चलाएं। एंड सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम द कंट्रीज लाइक जर्मनी है कि जहां पे रिसाइकलिंग रेट अच्छा, यूएसए है, स्वीडन है, जो वेस्ट टू एनर्जी भी कन्वर्ट कर रहे हैं। या ये जो प्लास्टिक है उसका यूज रोडवे में भी किया जा रहा है कई सारे देशों में। तो रोड में हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसको कैसे सेटल कर सकते हैं, इन सारी चीजों को हम टारगेट करें। बाकी फाइनली कंक्लूजन यही है कि आज इंडिया में टॉप इंडिया बन चुका है, एंड विच इज रियली अलार्मिंग सिचुएशन, इट इज रियली नॉट गुड। चाहे वो हमारे इंडिया को आप सभी जानते हो मोर देन 7,500 की कोस्ट लाइन है, बहुत अच्छा मरीन या फिश प्रोडक्शन है, वो भी अफेक्ट हो सकता है। या इवन इनलैंड वाटर वेज की हम बात करें, देयर आर लॉट ऑफ रिवर्स कि जो अगर कंटेमिनेट हो जाए तो हमारी हेल्थ भी खराब हो सकती है। तो यही सभी प्लास्टिक कहीं ना कहीं रिवर्स या ओशन या सी में ही जाता है। सो वी हैव टू डेफिनेटली फोकस ऑन दैट। अदरवाइज इंडिया में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं, पहली बात। दूसरा है कि इसको अगर बर्निंग होता है इंडिया में, यू नो दैट कि वेस्ट बर्निंग बहुत ज्यादा होता है, तो उससे एयर पोल्यूशन भी खराब, मतलब एयर पोल्यूशन भी देखा जा सकता है, एयर क्वालिटी खराब हो सकती है। एंड इसी वजह से फिर आज हमारे यहाँ पे एक पॉलिसी मेकिंग प्रॉपर, और वैसे भी पॉलिसी काफी अच्छी है इंडिया में, रूल्स एंड रेगुलेशन काफी अच्छे हैं, सॉलिड मतलब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी काफी अपडेट हो चुके हैं, बट जस्ट वी हैव टू create a implementing strict implementing authority. And the another most important thing is education and yes, the circular economy, है ना? We have to create the circular economy and to create a jobs for those entrepreneurship who are recycling this plastic. Understood? तो इसी तरीके से हम प्लास्टिक को एक तो यूज भी मतलब यूज भी कम करें, एंड उसको सस्टेनेबली कैसे यूज करें, इस पे हमें डेफिनेटली टारगेट करना। एनीवेज, तो यही सभी नोट्स वगैरह जो है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल सुमित सर नोट्स, विदाउट स्पेस टाइप करना, और बस वहां से नोट्स डाउनलोड करके आपके एक शॉर्ट नोट्स बनाओ। इस पे हो सके तो एक मेंस का क्वेश्चन भी आप फॉर्म करो, एंड उसको भी जरूर अटेंड करो। बाकी फॉलो करके रखना अनअकैडमी ऐप पे, कुछ ऑप्शनल की भी बैचेस स्टार्ट हो रही है, ठीक है, वो भी आप चेक करना। ज्योग्राफी ऑप्शन मेरे एंड से होगा, बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया जाएगा, राइट। एंड बाकी सब्सक्रिप्शन के लिए जैसे मैंने बताया आपको, सो यू कैन यूज द कोड सुमित के लाइव एंड यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन। आज लास्ट डे है, एंड नो कॉस्ट ईएमआई पे भी अवेलेबल है, एकदम लीस्ट कॉस्ट पे आपको सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, राइट। यू हैव टू यूज द कोड सुमित के लाइव। ओके, सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।